हुई सिमसिम। हमारे देश में जब भी कोई आम पर्यटक किसी सुसज्जित प्राकृतिक गुफाओं का भ्रमण करने जाते हैं तो वो इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं कि वो अंदर क्या देखेंगे या अंदर का वातावरण कैसा रहेगा। ऐसे हालत में या तो वो पूरी तरह से वहां के उपलब्ध गाइड या मार्गदर्शक पे निर्भर हो जाते हैं या पूरे गुफा को एक कोरी निगाह से निहारते रह जाते हैं। दूसरी तरफ वहां जो भी गाइड या मार्गदर्शक उपलब्ध होते हैं वे वैज्ञानिक तथ्यों से पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं, जानकार नहीं होते, जिसके चलते वे गुफा में स्थित सभी आकृतियों पे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को ही दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये शिव जी का त्रिशूल, ये गणेश जी का सूंड इत्यादि। तो चलिए, मैं डॉक्टर जयंत विश्वास आज आपसे गुफाओं के अंदर जो भी आकृति मिलते हैं वो कैसे बनते हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक तत्व क्या है और उनके क्या क्या नाम है और किस आधार पे नाम रखा गया है, इस पे चर्चा करते हैं। प्रकृति में स्थित क्या सभी गुफाएं दार्शनिक होते हैं? इसका उत्तर है नहीं। दार्शनिक गुफाएं उन्हीं पर्वतों में संभव है जहां के चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति डोलोमाइट या लाइमस्टोन चूना पत्थर के रूप में 80% से ज्यादा होती है, तथा उन गुफाओं के अंदर जो आकृतियां बनते हैं जो हमारे मन मोह लेते हैं, जिन्हें देखने हम जाते हैं, उन्हें स्पेलोथम कहते हैं। ये एक यूनानी शब्द है जो कि दो शब्दों से के मिश्रण से बना हुआ है। पहला स्पेलियो जिसका अर्थ होता है गुफा, दूसरा थम्स जिसका अर्थ होता है जमा भंडार। अब सवाल ये उठता है, क्या उन तमाम पर्वत जहां के चट्टानों में 80% से ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति हो, वहां हमें प्राकृतिक गुफाएं देखने को मिल जाएंगे? इसका उत्तर भी है नहीं, क्योंकि प्राकृतिक गुफाएं प्रकृति के कुछ विशेष व्यवस्था में ही बनना संभव होता है। जैसे कि उक्त पर्वत का घने वन संपदाओं से घिरा होना, उक्त जगह का अपेक्षाकृत मध्यम वार्षिक वर्षा 500 मिलीमीटर से ज्यादा होना, तथा उक्त चट्टानों का ज्यादा ठोस ना होना, अर्थात ज्यादा से ज्यादा दरार व छिद्र का पाया जाना। ऐसी स्थिति में ही वहां प्राकृतिक गुफाएं बनते हैं और सुंदर से सुंदर आकृतियां, जिसे स्पेलोथम कहते हैं, वहां उत्पन्न होते हैं, जिसे कि हम पर्यटक देखने को जाते हैं। प्रारंभिक तौर में इन स्पेलियोथम्स का वर्गीकरण इनके आकृतियों अर्थात ये कैसे दिखते हैं उनको आधार मान के किया गया था। फिर बाद में कुछ वैज्ञानिकों का यह मत रहा कि ये जहां उत्पन्न होते हैं उस जगह को प्राथमिकता दी जाए। फिर कुछ और वैज्ञानिकों ने अपना मत रखा कि इन स्पेलियोथम्स के अंदर जो उपस्थित रासायनिक तत्व है उसे आधार माना जाए, और इसके चलते इसके वर्गीकरण के लिए कोई एक मत नहीं हो पाया, जिसके चलते इसका वर्गीकरण सही रूप से हो ही नहीं पाया। परंतु जो केवर्स जो असल में गुफाओं का खोज करते हैं वे अपने स्मरण पुस्तिका अर्थात नोटबुक में इन्हें इनके आकृति के हिसाब से ही हमेशा से दर्शाते रहे हैं, और जिसके चलते आज भी हम इन स्पेलियोथम को इनके आकृति के हिसाब से ही जानते हैं, इनके आकृति के रूप से ही पहचान पाते हैं। तो चलिए हम इनके आकृति को ही प्राथमिकता देते हुए ये किन किन प्रकार के गुफा के अंदर प्राप्त होते हैं उसको समझते हैं, और उसका कारण क्या होता है उसे भी समझते हैं। अब तक मुख्य रूप से 38 अलग अलग प्रकार के स्पेलोथम की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से कुछ उप प्रकार भी है। सबसे पहले नाम आता है स्टैलेक्टाइट का, जो हमें लगभग हर चूना पत्थर वाले गुफाओं के छत से लटकते हुए मूली के आकार में दिख जाते हैं। ये आकार में पतले से पतले सोडा स्ट्रॉस जैसे वो मोटे से मोटे ट्रैक्टर के हल जैसे होते हैं। दूसरे नंबर की जो संरचना है उसे स्टैलेग्माइट कहते हैं। ये गुफाओं के फर्श पर उगे हुए कैल्शियम कार्बोनेट की आकृति होती है, जिसे अक्सर हम हिंदुस्तान में शिवलिंग का दर्जा दे देते हैं। दोस्तों, गुफा के अंदर जब भी कोई एक स्टैलेक्टाइट ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते आ रही है और उसी स्थान पे एक स्टैलेग्माइट नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, तो इन दोनों का मिलन किसी भी एक जगह में स्वाभाविक हो जाता है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये एक स्तंभ का आकार ले लेते हैं, और इसे ही हम कॉलम स्पेलियोथम कहते हैं।
दोस्तों ये जो शब्द है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, ये आम लोगों के लिए बड़ा भ्रम पैदा कर देता है, जब हम किसे स्टैलेक्टाइट कहें और किसे स्टैलेग्माइट कहें। तो इसे याद रखने के लिए एक बहुत सरल सा उपाय है। आप देखेंगे स्टैलेक्टाइट के बीच में एक सी है, सी अर्थात सीलिंग, यानी जो छत से नीचे की ओर आती है उसे हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं। उसी तरह स्टैलेग्माइट के बीच में जी है, जी यानी ग्राउंड, अर्थात जो नीचे ग्राउंड से ऊपर की ओर बढ़ता है उसे हम स्टैलेग्माइट कहते हैं। तो आगे से आप ये मत भूलिएगा जो स्टैलेक्टाइट किसे कहें और स्टैलेग्माइट किसे कहें। फ्रोस्टोन या फ्रोजन वाटरफॉल, जिसे हिंदी में हम बर्फीला झरना भी कह सकते हैं, ये एक आम स्पेलियोथम है जो कि करीब करीब सभी दार्शनिक गुफाओं के अंदर हम देख सकते हैं। दरअसल जब भी कभी कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी किसी भी गुफा के छत से टपकने के बजाय किसी दीवार के सहारे बहते हुए गुफा के अंदर प्रवेश करती है, तो वो अपने पीछे कैल्शियम कार्बोनेट की परत बिछाते हुए चलती है, जो कि धीरे धीरे फ्लोस्टोन की आकृति में ढल जाते हैं। ड्रेपरीज या केव कर्टन, जिन्हें हम गुफाओं का पर्दा भी कह सकते हैं, जब कभी भी गुफाओं के अंदर किसी ढलान युक्त छत से एक कतार में अनेकों जगह से कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी का टपकना आरंभ होता है, तो नीचे गिरने से पहले ही वो एक साथ संयुक्त होकर कैल्शियम कार्बोनेट को वहीं जमा करना आरंभ कर देता है और ये एक पर्दे के रूप में दिखने लगता है। आगे अगर उक्त जगह कोई हवा का प्रवाह हो तो वो उसे लहरदार आकृति प्रदान कर देती है। कभी कभार यह भी देखा गया है कि उक्त गुफा के चट्टानों में होते हलचल उक्त पर्दे को लहरदार बना देती है। मून मिल्क, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत महीन च्यून्स का बना होता है। ये अक्सर गुफाओं के फर्श या दीवारों पर ही दिखते हैं। जब ये गीला होता है तब इसे छूने से कोई क्रीम या मलाई जैसा प्रतीत होता है, और अगर ये सूखा हुआ हो तो एक चूर्ण की भांति आपको आवाज देता है। बीते समय में इसका उपयोग कुछ रोगों को ठीक करने में भी किया जाता था, जैसे कि इसका लेप जब भी कभी कटे घाव में लगाया जाता है तो जल्दी से सूख जाता है, और अगर किसी को उल्टी दस्त हो तो इसका घोल पिलाने से वो जल्दी ठीक हो जाता है। केव पर्ल अर्थात गुफाओं में पाए जाने वाले मोती। दोस्तों, गुफाओं में पाए जाने वाले जितने भी स्पेलोथम होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा आकर्षक होते हैं। जब कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी किसी भी गुफा के छत से किसी ऐसे उथले जगह गिरती है जहां पहले से ही कोई कण मौजूद हो, चाहे वो रेत हो या कोई छोटा स्पेलोथम का टुकड़ा हो, तो वो जल अपने कैल्शियम कार्बोनेट को उसी कण को घेरते हुए जमा करने लग जाते हैं, जो धीरे धीरे एक मोती का आकार लेने लगता है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ऐसे चमकदार हो जाता है जैसे सच में मोती हो। ये आकार में एक रेत के कण से 8 इंच तक बड़ा हो जाता है। हेलिक्टाइट, ये कुछ टेढ़े मेढ़े आकार के स्पेलोथम होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के अवज्ञा करते हुए बढ़ते हैं, अर्थात कुछ इधर से बढ़ गए तो कुछ उधर से बढ़ गए तो कुछ इधर से। ग्रीक या यूनानी शब्द के अनुसार हेलिक्टाइट का अर्थ होता है घुमावदार, सर्पिल या चक्करदार, क्योंकि ये स्प्रिंग के जैसा घुमावदार ही दिखते हैं। कोरोलाइड या केव पॉपकॉर्न, जिसे आप गुफा में पाए जाने वाला पॉपकॉर्न भी कह सकते हैं, ये समुद्र में पाए जाने वाले कोरल जैसे ही दिखते हैं और ये लगभग सभी केवों में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, कॉलम, फ्लोस्टोन को देख पाते हैं। इनके अलावा भी कुछ सामान्य स्पेलोथम की आकृतियां हमें भारत के गुफाओं में, खासकर मेघालय के गुफाओं में देखने को मिल जाते हैं। वे कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे कि सोडा स्ट्रॉ अर्थात सोडा पीने वाला पुआल, क्रिसमस ट्री यानी बड़ा दिन वाला पेड़, शैंडलियर यानी झूमर रोशनदान, ब्रूम स्टिक अर्थात झाड़ू, केव ड्रैगर यानी गुफाओं का खंजर, रीम स्टोन डैम यानी गुफाओं में बने हुए छोटे छोटे बांध, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, इस वीडियो का आरंभ हमने प्रसिद्ध लोक कथा अलीबाबा 40 चोर पर आधारित एक चलचित्र के दृश्य से किया था। जैसे कि आप जानते हैं, अलीबाबा 40 चोर में डाकू लोग बाहर से धन संपदा लूट कर एक गुफा में संचित करके रखते हैं, जिसे बाद में अलीबाबा वहां से चुरा के ले जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि उन धन संपदाओं का बाहरी दुनिया में भारी कीमत होती है। कुदरत में हमारे जितने भी प्राकृतिक गुफाएं हैं उनमें भी काफी सारे धन संपदा संचित करके रखे हैं, पर उनका मूल्य बाहर के बाजार में कुछ भी नहीं। इसलिए जब भी आप किसी गुफा में जाए तो उन धन संपदा को देखिए
उनकी तारीफ कीजिए, उन्हें निहारिए, उनकी तस्वीर लीजिए, पर उन्हें अपने साथ घर में लाने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए वहीं छोड़ दीजिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। हम आपका जवाब देने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये विनती है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।